नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। देश में कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से जिला अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से ये बातचीत लगातार जारी है। 10 राज्य हैं और इन 10 राज्यों के 54 जिलों के जिला अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इससे 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की थी। तो जिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा का ये दूसरा दिन है। पहले जिन जिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की, उन्होंने आज तक के साथ अपना अनुभव साझा किया। हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस, आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान में बड़ी चुनौती बनी हुई है। लगातार बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो इन सब के बीच सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि आंकड़ों को कैसे रोका जाए। इन सब के बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों के तमाम जिलाधिकारियों से सीधे मुखातिब होकर न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनको काम में खुली छूट भी देते हुए उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि टेस्टिंग बढ़ाइए, ट्रैकिंग कीजिए, इसके साथ ही वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर अमलीजामा पहनाइए ताकि इस स्थिति से हम निपट सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के तमाम जिलाधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। टीवी स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे साथ जबलपुर के डीएम इस वक्त मौजूद हैं करमवीर शर्मा जी। पूर्वी कुंवर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप डीसी हैं नलबाड़ी असम की। डीएम वाराणसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौशल राज शर्मा। और साथ ही अभिषेक प्रकाश जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि लखनऊ के डीएम हैं। सबसे पहले डीएम वाराणसी का ही रुख करते हुए, चूंकि हाल ही में कौशल राज शर्मा जी, हम सब ने देखा है कि कैसे वहां पर बढ़ते आंकड़ों पर रोक लग पाई और कई हिस्सों से तारीफ भरी खबरें भी वाराणसी को लेकर सामने आई हैं। किस तरह से आपने स्थिति को संभाला जो पिछले महीने बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप तमाम डीएम से कुछ सलाह भी मांगे हैं, इसको लेकर क्या है आपकी तैयारी? वो कौन कौन सी बात है जिसका जिक्र आप यहां पर करना चाहेंगे? वाराणसी में आंकड़े जो थे बहुत ही अप्रत्याशित रूप से केवल 15 दिन के अंदर अंदर 10 गुना बढ़कर अपने पीक पर पहुंच गए थे। वाराणसी में प्रथम सप्ताह जब अप्रैल का था, उसमें लगभग 200 केस का एवरेज हुआ करता था। वो 15 दिन के अंदर अंदर 2000 और 2100 तक पहुंच गया और फर्दर वो बढ़कर 23 अप्रैल आते आते 2700 पर डे तक पहुंच गया। अचानक से ये कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई, अपने पीक पर पहुंची। साथ ही जो दूसरी दिक्कत इसमें महसूस हुई वो पेशेंट्स के बारे में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की हुई। पहली वेव में जहां केवल 10% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी हॉस्पिटलाइजेशन में, वो बढ़कर 99% तक हो गई। इन दो चीजों ने सबसे पहले तैयारी के लिहाज से हम लोगों की खूब टेस्टिंग ली। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज बड़े ही सुरक्षित माहौल में वाराणसी है और कोविड का जो संक्रमण है वो लगातार कम हो रहा है। जहां पॉजिटिव केसेस की संख्या एक दिन में 2700 तक हुआ करती थी, वो घटकर 300 से कम हो गई है। पॉजिटिविटी रेट एक बार 40.2% पहुंच चुकी थी, वो अब 4% से भी नीचे आ चुकी है। और इसी के साथ जो हमारे एवरेज जो केसेस के साथ साथ टोटल आइसोलेशन के केसेस हुआ करते थे, वो 17,000 से घटकर अब मात्र 6,000 पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पिछले साल से ही तैयारी शुरू की थी, परंतु सेकेंड वेव इतनी जल्दी कैच करेगी इसकी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था। हालांकि मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस लगातार पूरे वर्ष मिलता रहा। पिछली वर्ष जब पहला केस सामने आया तभी से उनका गाइडेंस मिलता रहा और अब की बार भी सारी की सारी सरकारी मशीनरी पहले ही वीक में एक्टिवेट हो गई। जो उनका सिखाया हुआ प्रिंसिपल था कि टेस्टिंग, उसके बाद ट्रैकिंग और उसके बाद लोगों को मेडिसिन देके उनको आगे फॉलो अप करना, उन सब की व्यवस्था तत्काल लागू की गई। तुरंत संसाधन बढ़ाए गए, आरआरटी की टीम्स बढ़ाई, व्हीकल्स बढ़ाए गए, टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई गई। कोविड सेंटर के लिए जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, उसकी व्यवस्था जो फरवरी आते आते कम कर दी गई थी, उसको दोबारा अपनी पीक पर पहुंचा के लगभग 400 कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ वो दोबारा पुनः
चालू किया गया और उसी मार्गदर्शन का परिणाम ये हुआ कि सारी चीजें जो टेस्टेड थी वो लागू हुई। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ अवेलेबिलिटी बढ़ाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ते हुए बेड की संख्या बढ़ाई गई और अप्रैल लास्ट वीक आते आते एट पार जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी अवेलेबिलिटी मैच की गई और परिणाम ये हुआ कि मई फर्स्ट वीक आते आते उस वेव को डिक्रीजिंग फेज में हम देख रहे हैं। सारी फैसिलिटीज जितनी तैयार की थी पब्लिक के लिए अवेलेबल है और 50% आज वो वेकेंट हैं। ये सारी की सारी तैयारी करने का ही परिणाम हुआ कि आज वाराणसी कंफर्टेबल पोजीशन में है। कौशल राज शर्मा जी, प्रशासन के कौशल की वजह से वाराणसी में स्थिति सुधरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और यकीनन आप बधाई के भी पात्र हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चुनौतियां जो वाराणसी को लेकर खड़ी हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन अब मैं सीधे लखनऊ का रुख करूंगी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, बीते दिनों हम सब ने देखा था कि किस तरह से बड़ी चुनौतियां लेकर लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर, अखबारों में छाई रही। इस वक्त चूंकि अलग अलग हिस्सों की अपनी अलग तरह की चैलेंजेस, चुनौतियां होती हैं, लखनऊ को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? और साथ ही आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि उनकी ओर से सलाह भी मांगी गई है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो हम दूसरे हिस्सों में भी उसे लागू करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपके इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। लखनऊ के बारे में कुछ ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके साथ ही साथ हमारे जो चैलेंजेस थे वो हमने किस प्रकार से इन चैलेंजेस को कैटर किया और किस प्रकार से इसके ऊपर सफलता पाई, इन चीज़ों को मैं रखना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में लखनऊ केवल जनपद के रूप में नहीं, ये प्रदेश की राजधानी है और साथ ही साथ उत्तर भारत में दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ शहर की आबादी लगभग 50 लाख के आसपास है और यहाँ की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, अर्थात अन्य जनपदों से, क्षेत्रों से बहुत सारे लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के दृष्टिगत जो लखनऊ में पीक पे इन्फेक्शन का जो रेट, जो पॉजिटिविटी दर था, जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है, वो 30 के ऊपर पहुँच गया था। और अगर आप आज 19 तारीख की बात करें या कल की 18 तारीख की बात करें तो ये पॉजिटिविटी रेट घट करके 2.5 के नीचे आ गया है। लखनऊ जनपद में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में TTT के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस किया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट। जहां पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बात है तो इसके लिए हमारे जनपद में आज वर्तमान में 256 RRTs कार्यरत हैं। ये RRTs हमारी दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, एक तो जो नॉर्मल RRTs होती हैं और साथ ही साथ हमने लखनऊ में पिछले एक हफ्ते में नया कॉन्सेप्ट चालू किया जिसकी हमें बहुत सफलता मिली, वो है चेतक RRTs। चेतक RRTs अर्थात ये मोटरसाइकिलों पे, बाइक्स पे हमारी टीम निकलती है और इसकी रीच ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी है। प्रतिदिन एक चेतक RRTs कम से कम 200 से 225 होती है और इसी का ये नतीजा रहा है कि हमने अपने चेतक RRTs के माध्यम से अपने संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को, जनपद लखनऊ में 454 राजस्व ग्राम हैं जहां हमारी 454 निगरानी समितियां भी एक्टिवेटेड हैं और 72 RRTs हमारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक है, जिसमें 45 चेतक RRTs हैं और 27 चार पहिया गाड़ीज़ पे RRTs हैं। इसके साथ ही साथ हमने अपनी टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग हमने किया है। हमारे प्रतिदिन का औसत जो लखनऊ में आ रहा है ये लगभग 22,500 टेस्ट पर डे का आ रहा है। इसके साथ ही साथ हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जिसका नंबर 452-3000 है, इट्स अ लैंडलाइन नंबर 0522-452-3000, इसके माध्यम से हर सुविधा लोगों तक पहुंचाई। किसी को एम्बुलेंस चाहिए, अगर दवा की किट नहीं पहुंची है तो तत्काल वहां पहुंचती है, इस पे फ़ोन करने पे। अगर किसी को सैनिटाइजेशन की सुविधा चाहिए तो वहां पे दिया जाता है और साथ ही साथ लोगों के एक्सपर्ट चिकित्सकों को हमने पूरे लखनऊ के पैनल्स के ऊपर जोड़ा और एक हेलो डॉक्टर की सुविधा स्टार्ट की जिसका नंबर है 0522-351-5700। इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों तक फौरी तौर पे हमारी राहत पहुंची। और जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, लखनऊ जनपद में आज वर्तमान में 75 से ऊपर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कोविड अस्पताल मिलाकर के संचालित हैं, जिसमें हमारे पास बेड्स की संख्या आज 7500 बेड्स हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर बेड्स, जिसमें SDU, ICU जो हमारे बेड्स हैं ये लगभग 4400 हैं। वर्तमान में हमारे पास जो एक सवाल आ रहा है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगी। चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यूपी के अलग अलग हिस्सों से लोग इलाज के लिए वहां पर पहुंचते हैं, चाहे लखनऊ हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, खासतौर से लखनऊ सभी के ज़हन में होता है। ऐसे में जो दूसरे हिस्सों से लोग आ रहे हैं उनको लेकर किस तरह की तैयारियां आप लोगों की ओर से की गई हैं? और साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है मौजूदा वक्त में लोगों को जागरूक करना इस बीमारी को लेकर, उसके लिए आप लोगों की ओर से किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं?
देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को रखा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और उन्हीं के निर्देशों के क्रम में बचाव सबसे महत्वपूर्ण है। 100% मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन करना, इन चीज़ों को लेते हुए हमने 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम किए हैं। पहला तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से डिफरेंट हमने ग्रुप्स बनाए हैं। हमारे कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोगों के लिए जागरूकता के अभियान को चलाने का। और इसी जागरूकता के अभियान में वैक्सीनेशन ड्राइव को भी जोड़ा गया है, जो कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि किस प्रकार से 45+ के लोग या 18 to 44 एज ग्रुप के लोग अपने स्लॉट को बुक करके अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाई हैं, जिन होर्डिंग्स के ऊपर हमारे बचाव के उपाय हैं, हमारे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को दिया गया, हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर हेलो डॉक्टर के नंबर को दिया गया है। और लखनऊ में इसके साथ ही साथ हमने एक विशेष सुविधा भी स्टार्ट की है जिसका प्रचार प्रसार किया है, दैट इज कोविड एंड पोस्ट कोविड काउंसलिंग। कई लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, तो हमारे पास 31 एक्सपर्ट काउंसलर्स की लिस्ट है जो पैनल पे हमारे हैं। ये KGMU PGI यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलर हैं जिनके माध्यम से हम ये निःशुल्क सुविधा हर एक जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी L3 हॉस्पिटल्स हैं जो कि सुपर रेफरल्स हॉस्पिटल्स हैं, जैसे PGI है, KGMU है, RML है, DRDO का अस्पताल संचालित है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा भी दे रखी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य जनपद से रेफ़र होकर आता है तो उसको सीधी वहाँ पे भर्ती मिल जाए और कहीं भी कोई टाइम का वेस्टेज ना हो। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग एग्रेसिवली आगे चल रहे हैं और यही कारण है कि आज आप देख रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हम लोग को निरंतर निर्देश दिया जाता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर हमारी समीक्षा भी की जाती है, उनके द्वारा फील्ड विजिट्स में भी हमें मोटिवेट किया जाता है और साथ ही साथ निर्देश दिए जाते हैं। हमारा वैक्सीनेशन आज की तारीख में लखनऊ जनपद में 9 लाख से ज़्यादा डोसेजेज हो चुके हैं। हमारी जो टेस्टिंग है जनपद लखनऊ में वो आपकी प्रतिदिन 22,500 के एवरेज पे हमारी टेस्टिंग आ रही है। हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो प्रति पॉजिटिव व्यक्ति जो हमारा यूनिक एवरेज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग है वो आज की पर डे 20 से 25 के बीच में आ रहा है। इसी प्रकार से हम इस इन्फेक्शन को आगे भी कर्व करेंगे। हर घर पे दवाई, हर घर पे निगरानी समिति के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करना हमारी आशाओं के द्वारा और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हमारे हर फील्ड लेवल वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है एक टीम के रूप में। उम्मीद जगाने वाली बातें यकीनन आपकी ओर से की जा रही हैं और उम्मीद भी की जा सकती है कि आगे आने वाले वक्त में कोरोना का ये जो संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर जल्द से जल्द पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। डीसी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश कुमार प्रजापति जी। लेकिन पूर्वी कुंवर जी, उसके पहले मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि पीएम की ओर से स्पष्ट तौर से यह भी कहा गया है और जितने भी अधिकारी हैं उनको खुली छूट देते हुए कि सरकार की ओर से जितने भी रूल्स, नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं, अगर ग्राउंड जीरो पर उसमें कुछ इनोवेशन जोड़ने की आपको जरूरत है तो इसको लेकर आपको खुली छूट दी जाती है। अगर मैं असम के नलबाड़ी की बात करूं, वहां की स्थिति क्या है और नए तरीके से आप लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण जो बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसको ब्रेक किया जा सके, स्थिति आपके जिले की क्या बताती है? Case, but we have a lot of people going for home isolation this time, and we were very inspired by the VC of from Prime Minister and of India, and we have taken notes of all the important points that have come up from the various participants that day. They were giving us lots of ideas on how to go forward to take the testing, tracking, and other issues of private ambulances. That was one good idea that we got on, and increasing beds and other accessories. And also we have a help from the, because we are just 1.5 hours away from the capital city of Assam, that is Guwahati. So all the critical care that patients that we receive here, we have to forward them to Guwahati, and we are getting a lot of help from there because there is sufficient beds there, there's sufficient medical assistance there. So right. That is a big help. Plus the VC that we could participate that day, we got a lot of information on how to take the way forward. ये महत्वपूर्ण जानकारी पूर्वी कुंवर जी आपकी ओर से दी गई है और यकीनन असम में जो स्थिति है, चूंकि हाल ही में वहां पर विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, इसके मद्देनजर भी वहां के अपने अलग तरह की मुश्किलें हैं जिसके मद्देनजर आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। उधम सिंह नगर की डीएम रंजना राजगुरु भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन अब मैं सीधे जबलपुर का रुख करना चाहूंगी जहां से हमारे साथ कर्मवीर जी जुड़े हुए हैं। कर्मवीर शर्मा जी,
कर्मवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि मध्य प्रदेश को लेकर भी हाल के दिनों में हम सब ने देखा कि अलग अलग तरह की चुनौतियां थी। हालांकि कई जिलों से जमाखोरी की समस्या सामने निकल कर आई, किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम तरह की परेशानियां सामने आई। अगर जबलपुर के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूं तो वहां को लेकर आपकी क्या तैयारी है, अभी स्थिति ग्राउंड की क्या बयां करती है कर्मवीर जी? सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूंगा और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने समय दिया। बेसिकली हम लोगों का जो यहाँ जबलपुर में जो पॉलिसी रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार IITT मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइसोलेशन, अर्ली टेस्टिंग और अर्ली ट्रीटमेंट, ये जो 4 मंत्र हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए, उसी पे हम लोगों ने इसको हमारी पूरी रणनीति को हमने बनाया था। क्योंकि ये संक्रमण जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली आइसोलेशन पे टिका हुआ है, यदि ये जल्दी कर लिया गया तो संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है और फिर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पे उसको जो संक्रमित हो गया है उसे सही करवाकर घर वापस भेजा जा सकता है। इस संदर्भ में हमने रणनीति अपनी बनाई थी और वो सक्सेसफुल भी रही है। जहां तक हम आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल माह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। अप्रैल माह में अचानक 15-20 दिनों में केसेस बहुत तेजी से बढ़े, संक्रमण की चेन भी बढ़ी। जहां पॉजिटिविटी रेट हमारी उस समय 30-32% तक पहुंच गई थी, वो आज रिड्यूस होकर 7% पे आ गई है। हमारा रिकवरी रेट जहां 78-77% के आसपास था, वो 90+ हो गया है। ये दोनों इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि हमारी जो रणनीति थी वो ऑलमोस्ट पिछले 15-20 दिनों में वो सफल रही। साथ साथ में इस रणनीति को इम्प्लीमेंट कराने का जो महत्वपूर्ण फार्मूला जो दिया गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो था जन भागीदारी और जन सहयोग से। क्योंकि कोई भी जो लड़ाई है, कोरोना की लड़ाई है, वो केवल प्रशासन और कुछ अधिकारी कर्मचारी ही नहीं कर सकते, इसमें जनता का पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्योंकि संक्रमण जनता से जनता के बीच में, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में होता है। यदि वो चेन को तोड़ा है तो जनता को साथ में लाना पड़ेगा। इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप बनाए, जिसमें कि जन भागीदारी का सहयोग लिया। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो एमिनेंट पर्सन हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं, उन लोगों से पार्टिसिपेशन करवाकर उनसे एक्सपर्ट राय ली। इसी प्रकार से हमने जनपद स्तर, जो हमारे ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल पे इस टाइप के ग्रुप रहे और गांव स्तर तक हम गए। हर गांव में हमने ये ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हमने आशा, आंगनवाड़ी, कोटवार, पटवारी और वहां के भूतपूर्व सरपंच, पंच, वहां के गणमान्य नागरिक, सब लोगों को इंटीमेट किया। तो जब ये एक जन आंदोलन बना, जब ये एक ऐसा चीज रहा कि ये केवल सरकारी मशीनरी का काम नहीं है, केवल स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है, केवल कलेक्टर का काम नहीं है, बल्कि ये जन जन का काम है। ये हमारे लिए एक प्रकार से आसान हो गया और ये जो मूल मंत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें दिया गया। तो इसके कारण हम लोगों को ये सफलता जो है हमें प्राप्त हुई है। इसका परिणाम ये भी हुआ कि हमने ग्रामीण स्तर पे, गांव स्तर तक और शहरी क्षेत्रों में हमने हर जोन में, हर वार्ड में इस टाइप के ग्रुप्स बनाए, जिन्होंने मोटिवेट किया। ये 2 चीजों में मोटिवेट किया कि एक तो जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने में मोटिवेशन, और दूसरा जो है अब जो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया हमारी चल रही है, उस वैक्सीनेशन में लोगों को मोटिवेट करके उनको आगे लाने का काम। ये दोनों ही रणनीतियों में हमें इस ग्रुप ने जो है मदद की है। साथ साथ में हमने जो हमारे फिगर्स थे उसमें तैयारी के लेके बेड्स के को बढ़ाने की बात हो, ऑक्सीजन के मैनेजमेंट की बात हो और ऑक्सीजन के ऑडिट की बात हो, इन सब चीजों किया। जहां तक होम आइसोलेशन की बात है, लगभग 70 से 80% लोग होम आइसोलेशन में रहे। उनकी ट्रैकिंग सिस्टम हमने बनाया है। 2 बार उनके व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क किया। उनको लगा कि जीवंत संपर्क स्थापित किया जा रहा है, टेली मेडिसिन का काम किया जा रहा है। इससे लोगों का जो मनोबल है वो भी बढ़ा। इसके साथ साथ में लोगों का पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट जो है उसके लिए मैकेनिज्म बनाया है और उसकी काउंसलिंग का किया है। क्योंकि कई बार ये देखने में आया कि लोग अवसाद में चले जाते हैं, कई बार उनको अकेलापन महसूस होता है, कई बार हॉस्पिटल में उन्हें 10 से 15 दिन रहना पड़ता है तो अकेलापन महसूस होता है। तो अलग अलग एनजीओ और अलग अलग डॉक्टर्स के, जो साइकोलॉजी के डॉक्टर्स थे, उनके साथ में उनके काउंसलिंग सेशंस करवाए गए ताकि जो है उनको अकेलापन ना हो और वो जल्दी ट्रीटमेंट उनका जो है और जल्दी उनका रिकवरी हो पाए। तो ये कई सारी रणनीतियां हमारी थी जिससे कि जबलपुर ने ये सफलता प्राप्त की। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि इस तरह की कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपने कहा कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की और खासतौर से कोरोना की इस महामारी में हम सब ने देखा है कि अकेलापन भी और मानसिक रूप से परेशानियां भी बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं, तो उनसे निपटना भी एक बड़ा चैलेंज है। अब मैं सीधे रुख कर लेती हूँ राकेश कुमार प्रजापति जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की स्थिति क्या बताती है, क्योंकि इन सब के बीच हमने देखा है कई ऐसे राज्य रहे जहां पर कोरोना की दूसरी वेव का पीक गुजर चुका है, चाहे उसमें दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम ऐसे राज्य हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के मद्देनजर पूछूं तो वहां की स्थिति क्या कहती है और आपके खुद के जिले में हालात को बेहतर करने के लिए क्या कदम आप लोगों की ओर से उठाए गए हैं?
नमस्कार जी। देखिए, हिमाचल एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे भौगोलिक स्थितियां जो हैं थोड़ी अलग हैं। और दिल्ली में जब वेव आती है तो दिल्ली से यहाँ तक पहुंचने में लगभग हमें 15 से 20 दिन का लैग होता है, जो पिछली बार की वेव में भी देखा गया था। उस हिसाब से देखें तो इस वक्त हम लोग पीक पर हैं और पॉजिटिविटी जो अभी जिला कांगड़ा में है लगभग 38% तक पहुंची है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये अब गिरने की स्थिति में है और धीरे धीरे अब नीचे की तरफ जा रहा है। डेथ्स की जो संख्या है वो जरूर बढ़ रही है, लेकिन जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे अब कम आ रहा है। तो कुल मिला के कोशिश यही है हम लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे सिस्टम में टेस्ट होकर आ पा रहे हैं उनको ऑक्सीजन बेड दिया जाए, उनको आईसीयू बेड दिया जाए और कोशिश किया जाए कि उनको बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाए। आज के समय में लगभग 5% ऐसे लोग हैं जो हमारे आईसीयू बेड से ऑक्सीजन वाले बेड्स पे हैं और उसके अलावा जितने भी बाकी लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिशा निर्देश आया था इसमें कि जो हमारे होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनका खास ध्यान रखा जाए। इनफैक्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिला कांगड़ा में ही आए हुए थे और आज एक संजीवनी किट हमने लॉन्च की जिसमें हम जितनी भी दवाइयां हैं, डिजिटल हमारा थर्मोमीटर है, ऑक्सीमीटर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक 3 टियर सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है कि रोजाना जब टेस्टिंग के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन कौन से लोग पॉजिटिव हुए हैं, उनको अगले 6 घंटे के अंदर हम रीच आउट कर सकें, उनको दवाइयां वितरित कर सकें। इसकी जो पूरी प्रणाली है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए सब डिविजनल लेवल से होते हुए हमारे आशा वर्कर्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर इंसान तक पहुंचे जिसको हमारी जरूरत है और हम बखूबी इस चीज को कर रहे हैं और धीरे धीरे जो हमारी बेड की कैपेसिटी है उसको भी हमने बढ़ाया है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उनके हेल्प से भी हम लोगों ने कुछ बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई है। लगभग 15 हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त कोविड सेंटर के रूप में, कोविड हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग 1500 बेड की हमारे पास क्षमता है और रोजाना हम लोग कोशिश करें कि जो हमारी टेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि ट्रिपल जो मॉडल है उस पर हम लोग काम कर सकें। लगभग 5000 के आसपास रोजाना हमारे 2 सैंपल्स एक मेडिकल कॉलेज में और एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लैब है वहां पे टेस्ट हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हर उस इंसान को हम देखभाल दे सकें, उसको ऑक्सीजन दे सकें, उसको दवाई दे सकें जिसको हमारी प्रशासन की जरूरत है। बिल्कुल, ये सही बात आपने बताई कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल इतर और अलग हैं। इसी वजह से आप लोगों के लिए मुश्किलें और ज्यादा हैं ताकि जो आम लोग हैं जो गांव में रहते हैं, खासतौर से ऊपरी इलाकों में, उन तक ये तमाम मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा सके। रंजना राजगुरु जी हमारे साथ उधम सिंह नगर की डीएम भी इस वक्त मौजूद हैं। रंजना जी, आपके जिले की क्या है तैयारी, किस तरह से लोगों तक सीधे वैक्सीनेशन को लेकर या फिर मेडिकल किट उपलब्ध कराए जाने को लेकर आप लोगों की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगी? जी नमस्कार। एक्चुअली जो हमारा पूरा स्ट्रेटजी रहा है शुरू से, वो पहले तो कोविड मैनेजमेंट में संक्रमण को फैलने से रोकना है। उसके बाद जो लोग संक्रमित हो गए उनको ट्रीटमेंट करना है। तो चूंकि उधम सिंह नगर जिले का अगर हम प्रोफाइल देखें तो ये यूपी के 5 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे संक्रमण को रोकना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बॉर्डर मैनेजमेंट किया है। जो लोग बॉर्डर पे आते हैं उनकी लगातार सैंपलिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है और हमने जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है पूरे सारे तहसीलों में, ब्लॉक में बना रखे हैं जो, और कंटेनमेंट जोन में काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें नोडल अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स हमारे डिप्यूट किए गए हैं और उसमें पूरी सैंपलिंग हो रही है और लोगों को किट भी बांटी जा रही है। अभी हमारे स्टेट में एक अच्छा कदम उठाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में कि जिनकी भी आरटीपीसीआर की सैंपलिंग हो उनको सैंपलिंग के समय ही जो किट है उसका वितरण किया जाए। तो हम लोगों ने भी वो वितरण किया हुआ अपने जनपद में कि जिनकी भी सैंपलिंग होती है उनको हम लोग लक्षण होता है उनको तत्काल हम किट दे देते हैं। और इसके अलावा वैक्सीनेशन पे भी हमारा फोकस है। काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। तो शुरुआत में ये था, थोड़ा लोगों में हेजिटेशन था, लेकिन अब हर तरफ से, हर ग्रुप से डिमांड आ रही है। तो एक अच्छी एक शुरुआत देखी जा रही है कि लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति काफ़ी उत्साह।
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बीच में ऑडियो ब्रेक हुआ है। मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। हमारे साथ अलग अलग हिस्सों के तमाम जिलों के जिलाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, जिनके जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी कोशिशों से उनकी ओर से अपने जिलों में स्थिति को जो बेकाबू हो रहा था उसको काबू में किया गया और आगे की क्या है तैयारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन तमाम जिलाधिकारियों से बैठक करके उनकी राय जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे आगे की चुनौतियों के लिए, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। इसके मद्देनजर क्या है तैयारी, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। फोकस रहे, इवन टियर 2, टियर 3 सिटी को भी अलग से उसका एनालिसिस करें, ताकि आप फोकस वे में अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं। कहां कितनी ताकत लगानी है, किस प्रकार की ताकत लगानी है, ये बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और इससे जब ये प्रकार से देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। और मैं भी लंबे अरसे तक आप ही की तरह कुछ न कुछ काम करते करते यहाँ पहुंचा हूं। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। हाँ, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते आपको। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। और सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथियों, मैंने पिछली बार की बैठक में भी, और मैंने ये भी कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत भी है और पिछले प्रयासों की सफलता का मोटिवेशन भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जिलों को संक्रमण मुक्त करने में सफलता पाएंगे। देश के नागरिक का जीवन बचाने में, देश को विजयी बनाने में हम सभी सफल होंगे। और मेरा आज कुछ साथियों को सुनने का मौका मिला है, लेकिन आपके पास, हर एक के पास कुछ न कुछ सफलता की गाथाएं हैं। बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोग आप सबने कहीं न कहीं किए हैं। अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा,
पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए। आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई, उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहाँ क्या हुआ, बाहर निकलने के रास्ते क्या खोजे गए। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, कार्य का बोझ आपको ज्यादा है, मैं अनुभव करता हूं। अब बारिश की सीजन आएगी तो और एक सीजनल जो प्रेशर रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है। लेकिन इन सब के बीच भी आप स्वस्थ भी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हर नागरिक स्वस्थ हो, ये आपकी कामना ईश्वर पूरी करे, आपका पुरुषार्थ पूरी करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने आज 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ बातचीत की है। मुख्य फोकस सबसे ज्यादा वो इलाका, दूर दराज का इलाका, गांव के इलाके, वहां पर किस तरीके से इस महामारी को फैलने से रोकना है और इसके अलावा ग्राउंड पर किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री डीएम के साथ चर्चा करते हुए गांव के हालात को संभालने पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। पूरी तरह से खत्म होने तक हमें अलर्ट रहना होगा, इस तरह की अपील भी प्रधानमंत्री ने की है। खास तौर पर युवाओं, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चिंता जताई प्रधानमंत्री ने कहा। 54 जिलों के डीएम के साथ प्रधानमंत्री की ये अहम बैठक। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।